नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत रोजाना नए रंग बदल रही। आलम तो यह हो चला है कि अब सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा। बीजेपी टीएमसी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। क्या कहता है पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण, रिपोर्ट में समझिए। वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक। सियासी मैदान में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ईडी, एनआईए और सीबीआई बंगाल का सियासी पारा हाई। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सियासी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। खास तौर से इस बार पश्चिम बंगाल में सियासी पारा पूरे चरम पर है। चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर इस बार बीजेपी ने बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। এখন দরকার হবে চোরেদের বাড়িতে ইডি সিবিআই যাবে, এনআইএ যাবে। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা দেশে বম বন্দুক নিয়ে কারখানা করছে, বম ফাটাচ্ছে, মানুষকে মারছে, বিদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদেরকে মাটির তলা থেকে বার করবে আমাদের কেন্দ্র সরকার। কেউ বাঁচবে না। যদি পুলওয়ামা হতে পারে, বালাকোট হতে পারে, এখানেও সেরকম তার চেয়ে বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। যাদেরকে উনি পুষেছেন, বানিয়েছেন, এইসব ডাকাতদেরকে এক একটা বার করে তাদেরকে। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव के 3 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पैट्रोनाइज्ड बाय द टीएमसी and save the common people and voters for the greater interest of the constitution and democracy। बयानों का ये सिलसिला टीएमसी तक पहुंचा तो कुणाल घोष ने बीजेपी के दिलीप घोष के बयान पर कटाक्ष किया। दिलीप घोष যেটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবেন বলেছেন, সেটা যেভাবে সুকান্ত বাবুরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ওকে মেদিনীপুর থেকে উচ্ছেদ করেছেন, উনি সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। বিজেপির মধ্যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ঘুমেও স্বপ্ন দেখছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বাক্স ব্যান্টরা নিয়ে মেদিনীপুর ছাড়ছে। बंगाल के सियासी जंग में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह से बंगाल के किले में सेंध लगाने की है, तो टीएमसी भी बीजेपी को हराने के लिए हर दांवपेच आजमा रही है। और दो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मुस्लिम लीग की एंट्री हो चुकी है। इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग के समर्थक हैं। इस आरोप के बाद बीजेपी भी मुखर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। मुस्लिम लीग का बहाना, आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बार पलटवार। चुनावी महासमर में मुस्लिम लीग का प्रवेश द्वार फिर खुल गया है। इस बार कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने बीजेपी के उन बयानों पर पलटवार किया है जिसमें बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र करार दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में अपनी सरकार बनाई। मोदी शाह कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है।
आरएसएस और बीजेपी पर खड़गे की सियासी हमले के बीच कांग्रेस के पूर्व बागी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान आया और उन्होंने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्नाह का घोषणा पत्र करार दे दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो रही है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर इस मामले को हवा कैसे मिली। कुछ दिन पहले ही एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बताया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने जिस न्याय पत्र के नाम से 25 गारंटियों वाला घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों से 9 वादे किए गए हैं। इन्हीं वादों को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद लगातार बड़े नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट कर रहे हैं। इन्हीं वादों को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा बंदी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। एक के बाद एक आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनता विपक्ष को सबक सिखाएगी। पीलीभीत से मोदी ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में समझिए। मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। चुनाव में गिने चुने दिन बच गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पीलीभीत में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की सोच पर भी प्रहार किया। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीलीभीत के बाद पीएम ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ भी पीएम विरोधियों पर तंज कसते हुए नजर आए। पीएम ने कहा, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं बल्कि खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पीएम मोदी विरोधियों पर उतने ही उग्र अंदाज में निशाना साध रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद और सनातन को बदनाम करने की कांग्रेस की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से पीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में पीएम के प्रहार से सियासत और भी गर्माने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुनावी शोर के बीच नेताओं की अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ पा रही हैं। कई नेताजी अनोखे अंदाज में वोट की अपील कर रहे हैं तो कई मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की मनौती मांग रहे हैं। चुनावी मौसम में नेता जनता के समर्थन के साथ साथ भगवान के घर पर मत्था टेक विजय श्री का आशीष ले रहे हैं। शक्ति की आराधना के पर्व पर नेताजी लोकतंत्र पर्व में जीत की दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं। अजमेर के प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी मंदिर पहुंचे और जनता के बीच भीड़ में लगकर मां आदि शक्ति का आशीर्वाद लिया। इस बीच चुनावी रंग की एक तस्वीर करौली धौलपुर से सामने आई है, जहां बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने जनसंपर्क का अनोखा तरीका निकाला। डीजे पर गानों के जरिए भगवाधारियों ने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के लिए वोट की अपील की। चुनावी शोर के बीच अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने महिला मंडल के साथ हाथ में श्री राम की फोटो के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए नया बाजार चौपड़ पर लोगों की गाड़ियों पर स्टिकर लगाने के साथ ही नए साल की शुभकामनाएं दी और सभी को तिलक लगाकर मिश्री खिलाई। शुरुआत है, हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि नव वर्ष के साथ ही हमारा नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा का स्थापना दिवस भी होता है। 9 दिन तक नवरात्रा मनाए जाते हैं और रामनवमी के दिन उत्साह के साथ पूरे देश भर में भगवान राम को याद किया जाता है। तो ये वर्ष हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों की लड़ाई के बाद भगवान राम बहुत हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो इस वर्ष की खुशी एक नए प्रकार की खुशी है। चुनावी समर में जीत की जुगत लगा रहे नेताओं के अजब और अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद पाना है तो उन तक पहुंचना है, उन जैसा नजर आना है और नेता इस बात को बखूबी जानते हैं। जो जितना जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाएगा, जनता उस पर उतना ही आशीर्वाद बरसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अब बातचीत करेंगे बिहार की। नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कैंची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव क्या महागठबंधन के वोटों पर कैंची चलाएंगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी भीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी भीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। भीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई। जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं।
हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में हमने खास बातचीत की इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा से। हमने अनिल चोपड़ा से जाना उनके चुनावी प्रचार और दिनचर्या के बारे में। बातचीत के दौरान अनिल चोपड़ा ने क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति माहौल बताया और अपनी जीत के दावे भी किए। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में आपका स्वागत है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा आज हमारे साथ है। बात करेंगे चुनावी दौर की और चुनावी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार उनकी दिनचर्या चल रही है और क्या उम्मीदें उनको इस बार चुनाव में है लोगों से, कि किस प्रकार का ये चुनाव रहने वाला है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, चुनावी दौर है, आप लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, व्यस्तताएं हैं, किस प्रकार आप अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो निकाल रहे हैं? देखिए, आज हम सबने जयपुर ग्रामीण की पंचायतों का दौरा स्टार्ट किया है और सबसे पहले शुरुआत हमने विराटनगर विधानसभा से की है। जो किसान भाई हैं उनके बीच जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज जब मैं सुबह और हमारे यहाँ के विराटनगर के पूर्व विधायक बड़े भाई इंद्राज गुर्जर जी हमारे साथ है, प्रधान जी हमारे साथ है, हमारा जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो आज गति पकड़ रहा है। और निश्चित रूप से इन नौजवानों ने, किसानों ने इस बार जो जयपुर ग्रामीण के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, सभी लोग उसमें सम्मिलित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इन किसानों को, नौजवानों को, 3600 कौम के तमाम वर्ग को ये उम्मीद है कि इस बार हमारे बीच हमारे में से एक नौजवान साथी आया है जिसको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। बात करें चुनाव की थाली, क्योंकि आज शीतलाष्टमी भी है, तो इस समय आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ठंडा पकवान है, पूड़ी है, पुए हैं, कढ़ी है, ये इनके चटकारे ले रहे हैं। तो आपको कौन कौन से व्यंजन पसंद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीतलाष्टमी की जयपुर ग्रामीण के तमाम मेरे सम्मानित नागरिक गणों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और देखिए, पिछले कई दिन से चुनाव व्यवस्था के कारण हम चुनाव में लगे हुए हैं और आज हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हमने इन सभी व्यंजनों का हमने खाया भी इनमें से, और कभी कार्यकर्ता खुश है और एक अच्छा माहौल है। जयपुर ग्रामीण बहुत लंबा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं आती हैं। सुबह आप घर से निकलते हैं, देर रात तक पहुंचना होता है, कई बार ये भी स्थिति होती है घर नहीं पहुंच पाते, खाना पीना सब कुछ होता है। किस प्रकार से आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जब राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था तब से लेकर आज तक हमेशा संघर्ष के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिला है। और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहने के बाद पिछले 7-8 साल से जयपुर ग्रामीण की प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर जा जाकर मैं प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के सुख दुख का हिस्सा बन रहा हूं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास कर रहा हूं। खुशी होती है जब ऐसे नौजवानों का प्यार मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि मैं सही दिशा के अंदर काम कर रहा हूँ। आपको कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया है, आपने आरयू का इलेक्शन लड़ा और जीते भी, लेकिन जो राजनीति है उसमें आपका अनुभव, पहली बार आप चुनाव में आए हैं और सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो अनुभवी हैं, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, इस बार ये लोकसभा का चुनाव अनिल चोपड़ा अकेला नहीं लड़ रहा, तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी के तमाम, जयपुर ग्रामीण के तमाम एक एक नागरिक चुनाव लड़ रहा है। और सबका ये मन है कि इस बार हमने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है। यहाँ से लगातार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे हैं और केंद्र में उनकी सरकार भी रही है, लेकिन जयपुर ग्रामीण विकास के नजरिए से बहुत दूर रहा। यहाँ कोई विकास कैसे काम नहीं हुए कि वो गिना सके। आप युवा भी हैं, किसान वर्ग से भी आते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी युवाओं और किसानों के लिए अगर जनता आपको चुनती है? देखिए, मैं सबसे पहले हर मंच से मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि मैं हमेशा एक किसान परिवार से होने के नाते किसानों के मुद्दे पे सबसे पहले काम करूँगा, क्योंकि किसानों के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है,
देश की अलग अलग बॉर्डरों पे आज किसान बैठे हैं। किसानों के ऊपर पिछले टाइम भी जब वो किसान आंदोलन चला तो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन पे गोलियां चलाई गई, 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी उसमें। जयपुर ग्रामीण एक किसान बहुल इलाका है, यहाँ किसान रहते हैं। आज उनकी आंख में आंसू उस बात को लेकर, वो तय कर चुके हैं कि इस बार इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को हम सबक सिखाएंगे। तमाम व्यक्तियों के लिए मैं काम करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी अपना वो दिखाया है कि जैसे वो बड़ी बड़ी बातें कि अहंकार उनके अंदर झलकता है। वो कभी 400 पार की बात करते हैं, कभी 25 में से 25 की बात करते हैं। उसका मुंह तोड़ जवाब ये जयपुर ग्रामीण की जनता देगी और ये देश की जनता देगी। जिस प्रकार वो हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं को बंद करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, चाहे आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी हो। आज देश ये जान चुका है कि चुनाव के टाइम ये लोग हमारे नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण सहित राजस्थान में ज्यादातर सीटें जीतेगी। बात करें बीजेपी की तो वो 400 पार की बात करी है, साथ ही राजस्थान में 25 सीटें जीतने का दावा करती है। और जयपुर ग्रामीण में भी जो विपक्ष है 4 लाख के मार्जिन से जीतने की बात करते हैं। क्या रणनीति रहेगी इस बार आपकी उनको टक्कर देने की? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि ये सब अहंकार की बातें होती है कि 400 पार, 25 में से 25। लेकिन वो लोग एक बार अपने पूरे जयपुर ग्रामीण की गांव ढाणियों में जब जाएंगे तो उनको उस माहौल का पता भी लगेगा। और उनकी आप देख रहे हो कल वो कोटपुतली के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा भी करा रहे हैं। एक निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि जयपुर ग्रामीण उनके हाथ से ये सीट जा रही है, तो वो ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता भी आने वाले दिनों में जयपुर ग्रामीण बड़ी सभाएं करेंगे। आपका कहना है कि आप नहीं, आप आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव नहीं एक धर्म युद्ध है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे ये तमाम कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रहा है, जिससे कि ये चुनाव हम विजयश्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के बदौलत ही चुनाव जीता जाता है। चुनाव की थाली कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्द एक नए नेताजी के साथ चुनाव की थाली पर। हीरालाल सैन, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर ग्रामीण। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।